हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1892 के अधिनियम की विशेषता बता दी गई थी। अब कुछ अधिनियम रह गए थे 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन है, 1909, 1919 और 1935। इनमें से क्वेश्चन बनाती रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स। अब हम देखते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन गलत ना करें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके आए, जिससे आपकी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के चांस बन जाए। अब हम पढ़ रहे हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसराय थे। जो 1909 का अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड मार्ले हैं वो क्या थे, भारत राज्य के सचिव, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वाइसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या 16 से 20 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। क्या हुआ था, केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या बढ़ा दी गई इस अधिनियम के द्वारा। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। क्या क्या किया था, विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, मतलब उनसे सवाल पूछना और बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर को कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। कौन विधि सदस्य बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो भारतीय थे। ठीक है, इसका मेन टॉपिक है पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। अब इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, इसने जाति के आधार पर वोटों को मान्यता दी। जैसे मुस्लिम इलाके से मुस्लिम लड़ेगा, हिंदू इलाके से हिंदू लड़ेगा। इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। किसने? 1919 के अधिनियम ने। अब हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें से काफी बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। जो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 को किसके नाम से जानते हैं? मॉन्टेग चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड क्या थे? वाइसराय, और मॉन्टेग क्या थे? राज सचिव थे। ये कहां पर बैठते थे? ये इंग्लैंड में।
अधिनियम की विशेषता क्या थी? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मकी बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। यह क्वेश्चन 2022 प्रीलिम्स में पूछा था। जो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद की प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध या यूनानी शब्द डार्क आर्की से उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह काफी हद तक असफल रही। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, हस्तांतरित विषय कौन थे और आरक्षित विषय कौन थे? तो आरक्षित विषय में जैसे कर, पुलिस व्यवस्था इत्यादि थी। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। क्या होता है इसमें? पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई, ठीक है। और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वह है 1919 का अधिनियम। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें कौन कौन थे? 1909 में मुस्लिम लोग। अब 1919 में कौन थे? सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसमें किया गया लोक सेवा आयोग का गठन? 1919 के अधिनियम में। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय बजट को राज्य को बजट से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यह 1919 के अधिनियम की विशेषता हो गई। अब है साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। किसका? साइमन आयोग का। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि की सिफारिश की थी। किसने? साइमन आयोग ने। तो इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया। अब पढ़ेंगे हम भारतीय शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी धारा थी? 321 और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची,
राजसूची और संप्रति सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, अब कितनी सूची है? संघीय सूची में 100 विषय हैं, जबकि राजसूची में 60 विषय हैं। बाकी संप्रति सूची में मुझे आप बताए। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, हालांकि क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए अवशिष्ट शक्तियां व्यवस्था में नहीं आई। सॉरी, ये सभी सूचियां किस में नहीं आई? अस्तित्व में, क्योंकि जो देशी रियासत थी इन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब आगे देखते हैं हम इसकी विशेषता। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी तथा प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 प्रत्येक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया। हालांकि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। ये किस अधिनियम की विशेषता है? ये 1935 के अधिनियम की। इसने 11 राज्यों में 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसमें दलित जातियां, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1558 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीमें मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। किस में मिला 10% जनसंख्या को? 1935 के अधिनियम में। फिर क्या था इसमें आगे? इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की? तो वो है 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेजेंट टाइम। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। फिर आगे क्या था? इसकी विशेषता है, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। कब किया गया था संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र? 15 अगस्त 1947 को। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून का मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे।
इस कानून ने ब्रिटेन में भारतीय सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने की अधिकार था। किसकी व्यवस्था की थी? इन्होंने 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभा में सरकार चलाने की व्यवस्था की थी। इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो सिविल सेवा में कर्मचारी थे उन्हें वही सुविधा मिलती रही जो पहले से प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया और दो डोमिनियन बन गए, भारत और पाकिस्तान। प्रथम हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आज हमने सभी अधिनियम पढ़ लिए और मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये फैक्चुअल फैक्ट से इसलिए मैंने संक्षिप्त में आपको पढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।